हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस कर लिया था और ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था। ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने आपको समझा दिया था। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कि कोई भी बॉडी ग्रेविटेशन का अफेक्ट महसूस करे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करे। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन निकाला गया था -gm/r से। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया था -gm/r। ये वैल्यू हमने निकाल ली थी लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल ये है, यानी खोखला गोलेदार गुरुत्वाकर्षण विभव किसी खोखले गोले द्वारा। तो खोखले गोले द्वारा जब आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालेंगे, स्फेरिकल शेल द्वारा निकालेंगे, शेल द्वारा, तो उसमें आप 3 केस ले सकते हैं। एक तो आउटसाइड, ये गोला है, मान लिया एक गोला है, इस खोखले गोले द्वारा, ये खोखला गोला है, इसके कारण आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो पी पॉइंट कहाँ हो सकता है? एक तो बाहर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है पी पॉइंट, इस खोखले गोले के बाहर है। एक इसकी सरफेस पे हो सकता है कोई पॉइंट। अगर यहाँ कहीं बीच में होगा तो सब बाहर ही कहलाएगा। यहाँ सरफेस तक, यहाँ पे सब सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? खोखले गोले के बाहर कहलाएंगे, जो मैंने बीच बीच में लगाए हैं। एक सरफेस पे हो सकता है, और इससे जरा सा भी इधर आते ही ये सारे पॉइंट्स खोखले गोले के अंदर हो जाएंगे। तो हम 3 केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब पॉइंट पी जो है स्फेरिकल सेल के बाहर है, जब पॉइंट पी उसकी सरफेस पे है, और जब पॉइंट पी क्या है उसके अंदर है, कहीं यहाँ पे कहीं अंदर है, कहीं भी है, खोखले गोले के अंदर है। तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं, पॉइंट आउटसाइड द शेल। ये पॉइंट क्या है? शेल के बाहर है। ठीक है, इसमें मैं सीधा डायग्राम दिखा देता हूँ, डायग्राम से आपको समझा दूंगा। डायग्राम नेक्स्ट पेज पे। ये है, थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं इसे, स्क्रीन को थोड़ा सा और करके देखते हैं। हाँ ऐसे थोड़ा सा मैंने स्क्रीन एनलार्ज कर दिए। देखो अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ बाहर है पी, ये पॉइंट पी है जिसपे मैंने गोला लगा दिया, और ये खोखला गोला बना हुआ है आपके सामने। ये खोखला गोला बना हुआ है पूरा। तो खोखला गोले में आपको क्या दिख रहा है? एक तो आपको ये लाइन दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दोनों मैंने ब्लैक ब्लैक करी हैं। ये दोनों इस खोखले गोले की रेडियस है। उस रेडियस को क्या माना है? स्मॉल है। ये मान लिया स्मॉल है। तो हमने खोखले गोले की रेडियस क्या मानी है? स्मॉल है। ये जो आउटसाइड पॉइंट है जिस पे हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी, इसका खोखले गोले के सेंटर से डिस्टेंस माना है स्मॉल आर। यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर मान लिया ये। ठीक है, और एक चीज जोड़ लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट किस पे? पी पे। पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो इस खोखले गोले को, सपोज आपके पास कोई प्लास्टिक की बॉल है, खोखली बॉल जैसे होती है प्लास्टिक की बॉल, उसे आप ऐसा करके काट दें, वर्टिकली खड़े खड़े पीसीज में काट दें, बहुत छोटे 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 छोटे। तो आपको क्या मिलेगा? आप इमेजिन करके देखिए, आपको रिंग्स मिल जाएंगी, छोटी छोटी अंगूठी टाइप। पहले जो कोने से काटेंगे तो बिल्कुल छोटी सी मिलेगी, 2 पीस कोने से काट दीजिए, बिल्कुल छोटी सी रिंग मिलेगी। फिर जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो बड़ी बड़ी रिंग मिलती जाएंगी। तो ऐसे ही खोखले गोले में, तो इसे स्फेरिकल सेल में आपने 2 पॉइंट मान लिया बहुत पास पास, एक पॉइंट सी मान लिया और एक पॉइंट ई मान लिया, बहुत पास पास हैं पॉइंट। इन पास पास पॉइंट में मतलब एक इसे बिल्कुल 2 पास पास पॉइंट से इसे वर्टिकली काट लिया आपने स्फेरिकल सेल को, तो आपको एक रिंग मिल जाएगी इस तरह की। ये रिंग एक तरह से इस तरह की रिंग मिल जाएगी। आपने ऐसा खोखला गोला, ये था खोखला गोला, ये का था, और आपने इस तरह से काटा है। देखो बेटा, इसे इस तरह से काटा है, ऐसे
ये मैं घुमा के दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए। तो इसके बैक साइड में भी ऐसा आएगा, डॉट 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 ऐसा आएगा, बैक साइड में भी रिंग आएगी ऐसा करके, ऐसा कटेगा ना ये अंदर से, पूरे की रिंग कटेगी। आप समझने की कोशिश करिए। ये स्फेरिकल सेल था और आप इसे वर्टिकली ऐसे काट रहे हैं। वर्टिकली डायग्राम में हम ऐसे दिखाएंगे, ये वर्टिकली काटा है खड़ा खड़ा, और देखो पीछे की तरफ भी इसमें ऐसे ऐसे ये कटेगा, इसके साथ साथ ऐसे भी तो कटेगा, पीछे की साइड पूरा एक रिंग कट जाएगी। इसे निकाल लेंगे तो रिंग निकलेगी। तो इसी तरह की रिंग दिखा रखी है इसने। रिंग क्या दिखा रखी है? ECDF, ECDF पॉइंट से काट दिया इसे, तो एक रिंग मिल गई इसमें। इस रिंग, इसका एंगल मान लिया कुछ, ये जो एंगल था EOC, एंगल EOC, अरे पता नहीं कैसे स्क्रीनशॉट आ गया। EOC, ये जो EOC था, इसका EOC एंगल जो है, ये EOC ये एंगल थीटा मान लिया इसने, डी थीटा एंगल मान लिया। EOC, ये E पॉइंट है, ये सेंटर में O है, ये C है। मैं दोबारा बना देता हूँ, ये है E, ये है C और ये है O। इस एंगल को मान लिया डी थीटा। और आपको पता है ये A है, ये ऊपर वाली रेडियस क्या है A, और ये कर्व मिल रही है। तो EC की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, EC या CE जो भी है। एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये इससे चाप की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आर्क की वैल्यू निकल जाएगी। आर्क की वैल्यू आ गई है, ये तक मैंने गोल लगा, C इजकल टू AD थीटा, रेडियस इंटू एंगल। ये तो आपने रेडियस इंटू एंगल निकाल लिया। अब एक और एंगल माना इन्होंने माना COP, CO और P पॉइंट बाहर था, P, इसे थीटा मान लिया COP को। तो आपको पता है C से यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन जा रही है, ये D जा रही है, यहाँ पे देखो C से नीचे की तरफ लाइन D जा रही है। ये रेडियस A है, समझ में आ रहा है आपको सारा? ये रेडियस A है, ये भी रेडियस A है, और एंगल क्या है? थीटा। तो सेल की रेडियस कितनी हो जाएगी? सेल जो है ये वाली सेल की रेडियस आप इमेजिन कर रहे हैं ना, ये गोला था, अभी मैं बताता हूँ, दोबारा नीचे करके थोड़ा सा बताता हूँ। ये गोला है ऐसे, थोड़ा सा मैंने बताया था ना, ऐसे थीटा में बनाएंगे, पीछे की तरफ भी ऐसा आ रहा है, इस तरह से है रिंग, इस ऐसे पीछे की तरफ से ऐसा आ रही है, क्या बन गया, इस तरह से है रिंग, पीछे की तरफ से ऐसा आ रही है, और ये ऐसे गोला है, ये ऐसे इस तरह से रिंग है। तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी। ये देखो मैं लाइन बनाए जा रहा हूँ बार 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 बार, ये रेडियस होगी इसकी, इसके सेंटर से यहाँ तक, यानी इसकी रेडियस है CK, ये रही CK, ये जो मैंने बनाया ये CK, ये रही, ये C पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, ये क्या माना है K। इस रिंग की रेडियस ऐसे हो गई। अब इमेजिन करके देखिए, बहुत इजी है समझना। तो CK ये हो गई। तो CK का अगर डायग्राम बनाएंगे तो आप, ये था आपका OC है A, और ये K तक आ गई, ये है K, ये एंगल है थीटा, तो CK हो गया A साइन थीटा। ये भी समझ में आ गया। इस रिंग की सरकमफ्रेंस क्या होगी? इसकी रेडियस है CK, रिंग की रेडियस, रिंग ऐसे थी बेटा, देखो दोबारा बना रहा हूँ मैं, ऐसे थी कुछ ना, कुछ इस तरह से, इस तरह से थी, इस तरह से थी रिंग। तो इसकी रेडियस CK हो गई A साइन थीटा, इसकी सरकमफ्रेंस हो गई 2πr, यानी 2π इंटू रेडियस, यानी 2π CK, यानी 2π A साइन थीटा। ये भी समझ में आ गया। सरफेस एरिया ऑफ दिस स्लाइस, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्लाइस ये दिया है इसने,
सरफेस एरिया ऑफ द स्लाइस। अब आप दोबारा मैं बनाता हूँ डायग्राम थोड़ा सा। इस सर्कल में रिंग कैसे थी, इस सर्कल मैंने बड़ा सा बना दिया। दोबारा से देखिए, इसमें रिंग थी, इस तरह से आपने इसके वर्टिकल सेक्शंस काटे हैं। ये वर्टिकल सेक्शन है, डायग्राम में आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ये रिंग थी इस तरह से। तो अगर इस रिंग को, ये मैंने रिंग काट दी सारी, तो रिंग कैसे बनी, केवल रिंग रिंग बनाता हूँ मैं। ये है, ये है, ये है, और ये रिंग है। अगर मैं इस रिंग को यहाँ से काट दूँ और खींच के सीधा कर लूँ तो किस तरह की शेप आ जाएगी, रेक्टेंगल आ जाएगा। ये रिंग ऐसी आ जाएगी, ये रिंग इस तरह की बन जाएगी, कुछ रफली ऐसे हो जाएगी। इसी को तो मोड़ के रिंग बना रहे क्या आपने, इसी मोड़ दो, ऐसे इसे मोड़ दो, इस कोने इधर की तरफ, और ऐसे इसे इस तरफ मोड़ दो तो रिंग बन जाएगी। दोनों को मिला दो, रिंग बन गई। तो रिंग को जब सीधा करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल बन जाती है। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी। ये नीचे वाला L है और साइड वाला क्या है, B है। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, L इंटू बी हो गया। तो इसमें ब्रेथ कितनी है, ये रही थिकनेस ऑफ द सेल। थिकनेस ऑफ द सेल थी AD थीटा, क्योंकि R की वैल्यू थी, ये जो R की वैल्यू थी यही इसकी चौड़ाई थी। AD थीटा थिकनेस हो गई, और लेंथ कितनी हो गई, जो इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, चारों तरफ ऐसे रिंग बनी हुई है। जो सर्कमफ्रेंस होगी वो इसकी लेंथ होगी, क्योंकि आपने इस पट्टी को खोल दिया पूरी को, इसे खोल के सीधा कर दिया रिंग को ऐसे, तो इसकी सर्कमफ्रेंस ये हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा L इंटू बी। L हो गया ये और B हो गया ये, L इंटू बी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2 पाई A साइन थीटा इंटू AD थीटा, यानी 2 पाई A स्क्वायर दिस। ये एरिया हो गया। ठीक है, इसका सरफेस एरिया आ गया। किस चीज़ का सरफेस एरिया आ गया, ये सरफेस एरिया आ गया इस रिंग का। जो रिंग है ये वाली जो रिंग थी, इसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, सरफेस एरिया आ गया। अब इसका मास कैसे निकालेंगे, तो सपोज रिंग का मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, मास पर यूनिट एरिया, इस किताब में इसने रो मान रखा है। प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान रो है। तो आपको मास पर यूनिट एरिया, सपोज इसका मास पर यूनिट एरिया यो रो है, और इसका एरिया कितना है, ये है एरिया, ये हो गया। और मास पर यूनिट एरिया कितना है, रो, ये रहा रो लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे। तो टोटल मास कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो यहाँ एरिया मल्टीप्लाइड बाई मास पर यूनिट एरिया, एरिया एरिया हो गया यहाँ तक डी थीटा तक, दिस मल्टीप्लाइड बाई मास पर यूनिट एरिया रो। ये इसका मास हो गया। तो आपने मास तक तो निकाल लिया, इस रिंग का मास निकाल लिया। तो इस रिंग के कारण पोटेंशियल कितना होगा पी पे, पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल होता है इस रिंग के कारण पोटेंशियल लेना, इसलिए डीवी ले लीजिए। स्मॉल बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका, स्फेरिकल सेल का काटा है, वर्टिकली आपने काटा है, रिंग की फॉर्म में बताएं, माइनस GM डिवाइडेड बाई R, ये फॉर्मूला था, माइनस GM डिवाइडेड बाई R। M की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ये, ठीक है। और R क्या होगा, R डिस्टेंस है पॉइंट का, माइनस GM बाई R था, GM बाई R। R क्या था, जो पॉइंट है जिसपे वो निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है। किस चीज़ से, जिस चीज़ के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल हमने किस चीज़ के कारण निकालना है, रिंग के कारण। और किस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे, ये रहा P पॉइंट। हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इस रिंग के कारण, ये रिंग गई है,
इस रिंग के कारण किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो इस रिंग से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना माना है, एक्स, ये मान लिया एक्स, ये लिखा है यहाँ पे एक्स, एक्स डिस्टेंस है। तो आर की वैल्यू एक्स हो जाएगी, एम की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिए। डी वी इज इक्वल टू माइनस जी, ये एम हो गया पूरा, एम डिवाइडेड बाई आर, आर की जगह पे एक्स हो गया, एक्स हो गया। थोड़ी सी और मैनिपुलेशन कर लीजिए, इस ट्राइंगल का लॉ लगा दीजिए। किस ट्राइंगल का, ओ सी पी ट्राइंगल का लॉ लगा दीजिए। ओ सी पी ट्राइंगल है, अभी दिखाता हूँ नीचे करके, ये है, ये आपको दिख रहा है ओ सी पी। इसमें थीटा जो है कौन सा एंगल लिया है, एक्यूट एंगल वाला लिया है थीटा भाई, ये वाला एंगल एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल थीटा है हमारा। तो ओ सी पी ट्राइंगल, ओ सी और पी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगा दिया, ये भी आप सब लोगों को पता है, ट्राइंगल लॉ लगा दिया, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2x dx आ जाएगा, और a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 2ar साइन थीटा डी थीटा, डे डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2ar cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और डी थीटा आ जाएगा उसके साथ, या डी एक्स बाई डी थीटा कर दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x dx डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2a, माइनस आ जाएगा ना cos थीटा का, माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a साइन थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं अगर थीटा के रेस्पेक्ट पे करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2a साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। उससे x की वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू आप ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अभी dv की वैल्यू जो निकाली है उसमें, ये वाली x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए इसमें, यहाँ पर, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये फॉर्मूला ये मिल जाएगा, इसमें कुछ चीज़ कट जाएंगी और कट के फाइनली मिल जाएगा ये dv की वैल्यू मिली है। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू होल ऑफ द स्फेयर निकालना है। ये dv की वैल्यू मिल गई थी आपको, तो होल ऑफ द स्फेयर के कारण कैसे निकालेंगे, एक छोटी सी रिंग यहाँ बनेगी, फिर 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 बनेगी, फिर बनेगी, ऐसे इनफाइनाइट बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स बन जाएंगी इसमें चारों तरफ, ऐसे 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 रिंग रिंग बन जाएंगे, ऐसे खूब सारी रिंग बन जाएंगी ऐसे वर्टिकली जब काटेंगे तो इन सब का सम माने इंटीग्रेशन कर देंगे। पॉइंट पी कहाँ था, बाहर था, यहाँ पे था पॉइंट पी, इससे सी एक्स डिस्टेंस पे था, सेंटर से आर डिस्टेंस पे था, पॉइंट पी था। तो पॉइंट पी का कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, सब रिंग्स का लिए उनका सम करो। दोबारा चित्र देखते हैं, पी बी, यहाँ मैं दोबारा बनाता हूँ बेटा, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी था ऐसे, तो पी बी पहली रिंग है कहाँ पर, पहली रिंग यहाँ पे बनेगी छोटी सी, और लास्ट रिंग कहाँ बनेगी, ए पे बनेगी। तो रिंग सारी कहाँ पे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके खूब सारी रिंग्स बन जाएंगी, बी से स्टार्ट होंगी और ए पे ख़त्म हो जाएंगी रिंग सारी। यानी कि पी बी की लिमिट क्या होगी, आर माइनस ए टू आर प्लस ए। कैसे, यहाँ पी था, बी पॉइंट पे, एट बी पॉइंट पी बी की वैल्यू क्या है, ये टोटल आर है, सेंटर से यहाँ तक आर है, और यहाँ से सेंटर तक ए है, रेडियस ए थी, ये ए है, तो पी बी क्या हो गया, आर माइनस ए हो गया, ये आर थी वो ए थी, तो आर माइनस ए हो गया। यहाँ पे तो पी बी की वैल्यू आर माइनस ए हो गई, और यहाँ पे पी बी की वैल्यू यहाँ पे पी है, पॉइंट ए के लिए पी की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, ये ए है, रेडियस है, और ये आर है, तो आर प्लस ए तक वेरी करेगी।
तो रिंग्स कहाँ से कहाँ तक बनेगी, ए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, यानी आर माइनस ए से आर प्लस ए तक बनेगी। इसलिए हम लिमिट लगा देंगे इंटीग्रेशन की यहाँ पे आर माइनस ए टू आर प्लस ए, यहाँ लिमिट लगा दी और डी वी को इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ डी वी, ये डी वी कर दिया। तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दी और डी वी रख दिया और डी वी की वैल्यू हमने निकाली रखी यहाँ पे, ये दिस। तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया यहाँ माइनस आर माइनस ए टू आर प्लस ए और डी वी, ये वी की वैल्यू, ये वी किसकी आएगी, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा अभी। तो डी वी की यहाँ वैल्यू रख दी तो आपका ये आ गया। इसमें सब चीज़ कांस्टेंट है, आपको दिख रही है, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल गिवन है हमारे पास स्फेरिकल सेल, वो कांस्टेंट है। ये वेरिएबल केवल क्या है, एक्स, क्योंकि पॉइंट पी कहीं से कहीं जा सकता है, पॉइंट पी यहाँ भी हो 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 सकता है, इस तरह से आउटसाइड इन कहीं भी हो सकता है। तो इससे क्या वैल्यू बदलेगी, एक्स की वैल्यू बदलेगी, एक्स या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ऐसा होगा। तो एक्स वेरिएबल है और एक्स की लिमिट क्या है, आर माइनस ए टू आर प्लस है, तो यानी आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर रो जी। ये किसकी आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई वी की। अब यहाँ पे एक चीज देख रही है, 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर क्या है, 4 पाई ए स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और हमने रेडियस कितनी लिए, आर की जिस स्थान पे ए लिए। तो स्फीयर का हमारे केस में एरिया कितना होगा, हमारे स्फीयरिकल सेल का एरिया है 4 पाई ए स्क्वायर। तो हमारे स्फीयरिकल सेल का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर है और उसका मास पर यूनिट एरिया क्या है, रो, मास पर यूनिट एरिया रो है, मास द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल रो है, और उसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई ए स्क्वायर। तो टोटल एरिया से मास पर यूनिट एरिया को मल्टीप्लाई कर दो तो स्फेरिकल सेल का टोटल मास आ जाएगा, यानी कि आपका 4 पाई ए स्क्वायर इंटू रो, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू रो, ये दिस इज द टोटल मास ऑफ द स्फेरिकल सेल। ठीक हो गया। तो इसकी जगह क्या रख दो, एम रख दो, इसने स्मॉल एम लिया है मास, तो 4 पाई, इसे रो को इसने एम रख दिया, तो जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर, ये आ गया माइनस में, माइनस जी एम बाई आर। ये पोटेंशियल आ गया कहाँ, आउटसाइड पॉइंट पे। अगर ये पॉइंट, इसमें वेरिएबल केवल आर है बेटा, इसमें एक्स वैक्स सब हट गया है, इसमें वेरिएबल क्या है, यहाँ पे पॉइंट पी था, यहाँ पे पॉइंट पी था, और इसका डिस्टेंस क्या था यहाँ से, सेंटर से आर, आर था। तो जैसे जैसे पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो आर की वैल्यू बदलती जाएगी। व्हेन द पॉइंट P is on the surface of the cell, जब पॉइंट P धीरे धीरे चल चल के इधर की तरफ चलेगा, इस इधर चलेगा और यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट P सेल के ऊपर, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू एग्जैक्टली स्फेरिकल सेल की रेडियस के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट P को हमने यहीं मान लिया, B की जगह पे यहाँ पॉइंट P मान लिया, तो P का डिस्टेंस सेंटर से कितना था R, वो कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। यानी जब पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल जब निकालना होगा तो R इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो R की वैल्यू यहाँ पे ए रख देंगे, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए। अगर स्फेरिकल सेल के अंदर आ जाए पॉइंट, suppose the point P is inside the spherical cell, अगर इनसाइड स्फेरिकल सेल ले जाए तो ये चित्र दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ इस तरह से। पॉइंट P यहाँ आ गया, पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन यहाँ आ गया, ये रहा पॉइंट P, ये मैं निशान से लगा दिया, इस पर काट दिया उस पॉइंट को, सेल के अंदर आ गया, कहीं भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब सेल के अंदर आ गया पॉइंट P अप टू O, कहीं भी हो सकता है। तो एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे P था, मान लिया हमने ये रहा P,
ये देखो यहाँ पे पी बना हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो पॉइंट जो है जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है वो सरफेस स्फेरिकल सेल के अंदर है, ठीक है। अंदर हो या बाहर हो उसका डिस्टेंस तो आर ही होगा, यानी ओ पी, ये ओ है और ये है पी, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा। ये आर है ओ से पी तक का डिस्टेंस, ये हमने मान लिया। ये पहले भी माना था, पी जब बाहर था तब भी इसका डिस्टेंस आर था, पी यहाँ आ गया तब भी आर था, ये भी था आर। आर वेरी कर रहा है, लेकिन हमने जनरल उसका नोटेशन क्या रखा, आर। पॉइंट कहीं भी हो, पॉइंट पी अंदर भी है तब भी उसका डिस्टेंस हमने क्या बना सेंटर से, आर। तो ओ पी हो गया आर, पॉइंट पी अंदर आ गया, आर है, ये पहले भी आर था। और ओ भी है रेडियस ऑफ द सर्किल ए, ओ ए भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, ओ ए, ये रहा ए, ये ए है, ये ओ है, ओ ए, और बी इधर है। तो ओ भी ये है, ये ओ बी है, और ये ओ ए, तो दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल्स है। तो ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्किल है, और ओ पी को हमने आर मान लिया। हमें क्या करना है, अब इनसाइड द स्फेरिकल सेल निकालना है पोटेंशियल। तो बिल्कुल वैसे ही हम रिंग बनाएंगे, एक जैसे पहले बनाई थी रिंग। उस रिंग के कारण पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही सेम आएगा। पहले भी इस रिंग से, जो रिंग थी आपकी, ये जो रिंग थी यहाँ पे, इस रिंग से जो था पॉइंट पी की दूरी थी कुछ, अभी भी वही दूरी है। पॉइंट पी कहीं कुछ दूरी पे है, जो भी दूरी है, पहले भी से दूर था, पहले इधर था, इधर जो इसमें अब अंदर की तरफ आ गया यहाँ पे पॉइंट पी। पहले पॉइंट पी यहाँ था, अब पॉइंट पी यहाँ आ गया अंदर की तरफ। तो अब बात एक ही है, कहीं भी हो उस रिंग से दूर है, तो उस रिंग के कारण, और कितना दूर है, हमने एक्स मान रखा है उस दूरी को। यहाँ पे एक्स ये माना था, इधर एक्स ये मान लिया, एक्स दूरी पे। पहले कैसे था, अंदर ये सर्कल था, ये सेंटर था, ये था। पहले पॉइंट पी हमारा बाहर था, सबसे पहले हमने यहाँ से एक्स डिस्टेंस माना था। अब पॉइंट पी अगर अंदर है तो ये वाला डिस्टेंस एक्स मान लो। बात है कि सेंटर से इस पॉइंट पी का पहले डिस्टेंस आर, पहले भी आर माना था, अब भी आर मान लो, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे रिंग मानी थी, यहीं पे रिंग मान लो, जो रिंग काटी थी उसमें वर्टिकली काटी थी, वो अब भी मान लो, तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसे पहले प्रोसीड किया था। और डी वी की वैल्यू आ जाएगी वही सेम, -2 पाई ए रो जी डी एक्स, जैसे पहले आई थी। क्योंकि सिंबल्स में कहीं भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। ये पेज, दूसरे पेज पे आते हैं, डी वी की वैल्यू आ गई। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, सॉरी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन में लिमिट का देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिमिट क्या लिए, a माइनस आर टू ए प्लस आर, ये लिमिट लीजिए, a माइनस आर टू ए प्लस आर। जब भी आप मोबाइल में मेरा लेक्चर देखा करें तो लैंडस्केप में करके देखा करें, मोबाइल को लेटा के, आपको सब चीज़ साफ दिखेगी। a माइनस आर टू ए प्लस आर, यहाँ पे लिखा देखो पी बी ए माइनस आर है और पी ए प्लस आर है। पहले भी हमने पी पॉइंट, पहले भी पी बी और पी ए लिया था, ध्यान होगा आपको। पहले भी ये सर्कल था हमारा, यहाँ पे ओ था, ये लाइन थी, ये ए था, ये बी था, और यहाँ पे क्या था, पी। अब ये पी पॉइंट अंदर है, कुछ भी हो कहीं भी हो। तो पहले भी हमने इस स्फेरिकल सेल की लिमिट क्या थी, पी बी से लेके पी ए तक थी। तो पी बी की वैल्यू कितनी थी, पी बी की वैल्यू पहले कितनी थी, आर माइनस है, ये पूरा आर था, और ये क्या था, ए, ये पूरा ए था, और ये क्या था, आर था ये। तो पी बी क्या था, आर माइनस है, पहले आर माइनस है थी, और पी ए कितनी थी, आर प्लस है, क्योंकि ये पूरा आर है और यहाँ पे ए एक्स्ट्रा था ये, तो पी ए आर प्लस ए था। तो पहले आर माइनस ए टू आर प्लस ए लिमिट चेंज हुई थी, अब की बार क्या चेंज होगी, अब क्या थोड़ा सा अंतर आ जाएगा लिमिट में। पी बी क्या लिखा है, ए माइनस आर, और पी ए लिखा है ए प्लस आर। ये देखो पिछले पेज पे मैं दोबारा आता हूँ आपको, अब लौट के भी आपको फिगर दिखाने के लिए। पी बी, ओ पी क्या है, यह है ऐसे बने हुए हैं, ओ पी
बी, ओ पी की वैल्यू है आर और ओ बी की वैल्यू है ए, ये है ओ बी की वैल्यू और ये है आर। तो पी बी की वैल्यू क्या हो गई, पी बी की वैल्यू हो गई ए माइनस आर, यही लिमिट है। पहले भी पी बी से शुरू हुआ था, अब क्या पी बी से शुरू हुआ है। पहले पी बी की लिमिट ए प्लस आर थी, वो आर माइनस ए थी और आर प्लस ए, आर माइनस ए थी, अब क्या और क्या आ गई ए माइनस आर, ये पी बी आ गई। पी ए क्या होगा, पी ए भी देख लेते हैं। मैं टेढ़ा बना रहा हूँ, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट है और यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है बी पॉइंट है। पी ए की वैल्यू क्या होगी, ए ओ जो है ए और रेडियस है ए और ओ पी क्या है आर, तो पी ए लिमिट क्या होगी ए प्लस आर। तो इसलिए ये लिमिट दोबारा आता हूँ उसी पेज पे वापस, इसलिए ये वाली लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी है, इसीलिए लिमिट लगी है ए माइनस आर टू ए प्लस आर। तो लिमिट लगा दी डी वी, आपने लिख दिया वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए माइनस आर टू ए प्लस आर और डी वी, ये वी की वैल्यू आ गई। और डी वी की वैल्यू आपने पहले जैसे पहले निकाली थी बिल्कुल वैसे आप डी वी की वैल्यू निकाल रखी है। वो डी वी की जो वैल्यू निकाल रखी है आपने वो इसमें रख दीजिए, तो वो आपको दिख रही है, आपने यहाँ पे रख दी ये डी वी की वैल्यू। तो जब आप डी वी की वैल्यू रख देंगे इसमें, एक मिनट बच्चों होल्ड करना जरा। किसका, सरदार जी का, वो है आगे जिसके आगे मोटरसाइकिल खड़ी है, बेदी जी का। हाँ बच्चों फिर से शुरू करते हैं। तो आपने डी वी की वैल्यू रख दी, यहाँ पे डी वी की वैल्यू निकाल रखी है, ये कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अगेन जो वेरिएबल है वो एक्स ही है, तो एक्स पे लिमिट लग गई ए माइनस आर टू ए प्लस आर। जब लिमिट लग गई तो आपका आ गया 2r 4 पाई ए रो जी, ठीक है 4 पाई ए रो जी आ गया। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर दीजिए, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप क्या कर दीजिए, जैसे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने इसे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 पाई ए रो जी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो 4 पाई ए स्क्वायर रो जी डिवाइडेड बाई ए आ गया। और आपको पता है 4 पाई ए स्क्वायर एरिया था, सरफेस एरिया, इनटू रो यानी कि उसका मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाई मास पर यूनिट एरिया विल गिव दी टोटल मास ऑफ दैट स्फेरिकल सेल। टोटल मास हमने स्मॉल एम माना है, तो 4 पाई ए स्क्वायर इंटू रो स्मॉल एम है। फिर अभी पहले भी हम ऐसे ही कर चुके हैं, स्मॉल एम रख दीजिए, तो आपका आ गया वी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ए। ये बिल्कुल सेम आ गई, वैसे पहले क्या आया था माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर, ये आया था माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। अब सेल को दोबारा बना लेते हैं, ये हमारे पास था ऐसा था सर्कल, ये यहाँ पे पॉइंट पी जब आउटसाइड था, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, पोटेंशियल की वैल्यू आई थी माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो आर सेंटर से डिस्टेंस था, आर की वैल्यू कम होती जाएगी। पॉइंट पी पहले हमारे यहाँ पे था, पॉइंट पी अगर यहाँ आ जाएगा तो आर की वैल्यू और कम हो जाएगी, पॉइंट पी यहाँ हो जाएगा तो आर की वैल्यू और कम हो जाएगी। आर की वैल्यू कम होने का मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। आर क्योंकि क्या है डेनोमिनेटर में है, आर यहाँ डेनोमिनेटर में है, इसलिए आर की वैल्यू कम होने का मतलब पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इसके स्फेरिकल सेल के हम पास आते जाएंगे, ऐसे एरो ये लगा रखे मैंने, वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और इसकी सरफेस पे जब पहुंच जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ए, ये इसकी सरफेस पे हो गया। और अंदर की तरफ जब बढ़ेंगे तब भी माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ए आ रहा है।
इसका मतलब पहले पी पे पोटेंशियल कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम स्फेरिकल शेल की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सरफेस पर आकर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, और जब स्फेरिकल शेल के अंदर जाएंगे तब भी पोटेंशियल की वैल्यू वही मैक्सिमम वैल्यू बनी रहेगी, सेम रहेगी। पॉइंट पी यहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, इस जगह आ जाए, इस जगह आ जाए, सेंटर पे पहुंच जाए, तब भी पोटेंशियल क्या रहेगा, -GM/A ही रहेगा। ये हमने निकाल रखा है यहाँ पे, ये आ गया -GM/A। यही इन्होंने दिखा रखा है डायग्राम में। अभी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम है, डायग्राम को छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इससे ईजी हो जाए। ये रहा, देखो पहले पोटेंशियल ये पॉइंट पी आउटसाइड था हमारा। स्फीयर इस तरह से मान लो, मैं स्फीयर को ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, ऐसे करके, ऐसे मान लो कुछ, ये है स्फीयर कुछ इस तरह से। देखो उसकी रेडियस ए है, ये रेडियस ए, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये आर हो गया। पॉइंट पी यहाँ पे था, ये पॉइंट पी यहाँ पे हो गया। तो जब पी चल के यहाँ सरफेस तक आ गया, तब तक देखो -GM/R है यहाँ पे पोटेंशियल। जैसे ही इस सरफेस पे आएगा, ये देखो यहाँ पर आ रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -GM/A हो गई, यहाँ पे -GM/A हो गई। और जब पॉइंट पी अंदर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तब -GM/A ही बनी रहेगी यहाँ पे सारी पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये रहा ग्राफ। ये -GM/R ऐसे वेरी करेगी, आर कम होता जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है इसीलिए नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। एक्चुअली में घट रहा है वो, क्योंकि उसके साथ क्या लगा, नेगेटिव। जैसे -2 और -4, ये वैल्यू तो बढ़ रही है 4, लेकिन ये टोटल वैल्यू अगर देखें नेगेटिव साइन के साथ तो कम हो रही है। तो -2 जो इज ग्रेटर देन -4 है। तो देखो वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो इस चित्र को आप और भी इस तरह से ही बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया था। यहाँ पे आप इस तरह से स्फीयर भी बना के दिखा सकते हैं, स्फीयर बना दें यहाँ पे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऐसा करके, ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहा, ऐसा करके स्फीयर बना देंगे ना तो चित्रों पता लग जाएगा आपका। स्फीयर बना होगा तो ऐसे लिया गया है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वेरिएशन था। अब देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी स्फेरिकल शेल के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये भी बहुत आसान है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। F = -dV/dr लिखा है, F = -del ऑफ V होता है। डेल है del r, डेल की वैल्यू ये है, ये रहा डेल की वैल्यू del/r। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और अगर v केवल r पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल को टोटल डिफरेंशिएशन में भी चेंज किया जा सकता है। v इज डिपेंडेंट ऑफ r ओनली, देन वी कैन रिप्लेस दिस एज टोटल डेरिवेटिव। तो हम लिख सकते हैं F = -dV/dr। ये लिख दिया। पॉइंट आउटसाइड द सेल के लिए v = -GM/R निकाल चुके हैं। F निकालना है आपको -dV/dr, तो v की ये वैल्यू रख दो, तो आप लिख देंगे F = -d/dv और d/dr ऑफ v, यानी कि v क्या है, -GM/R इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन जब -GM/R करेंगे तो ये आ जाएगा -GM/R²। फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड -GM/R²। इंटीग्रेशन बहुत आसान है इसका, वो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है करना, क्योंकि -GM/R था, -GM/R था, तो इट मीन्स दिस इज r⁻⁻1 ऊपर है, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं =-GM कांस्टेंट है, r⁻⁻1। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा =-GM × -1 × r⁻⁻1 यानी -2 नीचे आके r² हो जाएगी।
तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस पहले भी लगा हुआ तो माइनस में ही रह जाएगा, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर बढ़ा दीजिए, दिशा भी इंक्लूड कर दीजिए, एफ की दिशा क्या है आर की दिशा की तरफ। यहाँ लिखा भी है आर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। अगर यही फोर्स सरफेस पे हो, मतलब पॉइंट जो आ जाए सरफेस पे आ जाए, तो आपको पता है सरफेस पे आर इसका टू ए हो जाता है, तो फोर्स हो जाएगी माइनस जी एम बाई ए स्क्वायर। इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल वी कितना आया था माइनस जी एम बाई ए आया था, तो एफ क्या आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, और वो जीरो आ जाएगा। क्यों, वी पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो है दिस वी इज कांस्टेंट, ये वी पूरा कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्या होता है जीरो, क्योंकि ए कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो इसका एफ जीरो हो जाएगा। यानी कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड फील्ड की वैल्यू, ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये लेक्चर में इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी, कईयों के नेटवर्क स्लो थे या रिसीविंग एंड पे बच्चों की संख्या बढ़ने पर स्लो हो जाता था, कभी कभी मिस कर जाते थे, कभी क्विट कर जाते थे बच्चे, फिर मैं दोबारा उन्हें ज्वाइन करवाता था, बहुत समस्या आती थी। और ऑनलाइन टीचिंग में एक बार जो क्लास हो गई दोबारा तो हो नहीं पाती, उसे देख नहीं सकते। तो बच्चों ने कहा सर आप जिस तरह से ऑनलाइन हमारी क्लास लेते हैं उसी तरह से आप अपने यूट्यूब पे लेक्चर डाल दीजिए, बिल्कुल वैसे ही, और हमें कंटेंट भी दीजिए सारा, क्योंकि हमें बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं बुक्स में से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, हैंड रिटन नोट्स नहीं दे रहा। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, क्योंकि बच्चों ने हमसे कहा था सर हमें कंटेंट चाहिए, हम बुक्स नहीं मिल पा रही हमें अच्छी, तो आप अच्छी बुक्स में से जहाँ जहाँ से भी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन बुक्स का आप फोटो स्टेट हमें दीजिए PDF बना के, तो उन्हीं PDF को मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाए। इन PDFs को मैं भेज चुका हूँ आपके पास पहले भी, तो PDF आपके पास है, उन्हीं PDF का मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, उसी PDF में एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। और ये नोट जो है आपका स्लो नेट हो, कभी भी कैसा भी नेट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यूट्यूब पे मेरा लिंक ऑन करिए, स्लो नेट पे भी चल जाएगा, धीरे धीरे लोड हो जाएगा। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रात को तेज आता है तो रात को देख लीजिए, आपके पास ये नहीं है जब आप फ्री हो तब देख सकते हैं इस लेक्चर को, इसलिए मैं यूट्यूब के लिंक के थ्रू आपको लेक्चर्स भेज रहा हूँ सारे। एक लड़के ने कहा था कि सर हम 3 भाई बहन हैं और हमारे पास इतना वो नहीं है फास्ट नेट कि हम तीनों मोबाइल पे चला सकें, स्लो हो जाता है हमारा, हम पढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसा तो, और कॉमन समय में ये सबके लेक्चर्स होते हैं दिन में, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। आप कभी भी देखिए, जब आपके भाई बहन फ्री हो जाए आपके भाई बहन से मोबाइल, तब आप मेरा लेक्चर देख लीजिए। नेट भी फास्ट की आवश्यकता नहीं है, स्लो नेट पे भी डाउनलोड हो जाएगा, धीरे 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 करके आप यूट्यूब पे देखते रहिए, जैसे जैसे बर्फर होता है आप देखते जाइए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, और नहीं समझ में आता तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट करिए, लिखिए, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। अगर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास भी ले सकता हूँ, ऑनलाइन क्लास में ले ही रहा था अभी तक, तो ऑनलाइन क्लास ले लूँगा। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप मुझसे ऑफलाइन भी मिल सकते हैं कॉलेज में आके, या मैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकता हूँ। हालांकि अभी कोई नोटिस नहीं आया है इसलिए मैं नहीं ले रहा, ऑफलाइन क्लास ज़्यादा संख्या है आप लोगों की, 175 के करीब हैं आप टोटल, इसलिए ऑफलाइन क्लास लेने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरे लेक्चर्स पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहिए। जब सफिशिएंट नंबर ऑफ डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे तब आपकी ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, और जब ऑफलाइन तो वैसे शुरू हो ही जाएंगी कभी ना कभी, अब ख़त्म होते जा रहा है कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे, तो ऑफलाइन क्लास जल्दी शुरू होंगी, तब ऑफलाइन पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको। तो इसके आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा, तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आप लोग डाउट्स ज़रूर मुझसे पूछते रहिए और देखते रहिए मेरे लेक्चर्स। ओके।